नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। लोग जो बात जुबान से नहीं कहते वो तस्वीरें कह देती हैं। राजस्थान से आज एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जिसमें बीजेपी के अंदर की बदलती केमिस्ट्री की झलक दिखाई दे रही है। इस तस्वीर ने हमारी उस खबर पर मुहर लगा दी जो हमने आपको 2 हफ्ते पहले दिखाई थी। खबर क्या थी और उस पर मुहर कैसे लगी, हम आपको ये सारी बातें प्रमाण के साथ दिखाएंगे। पहले आप आज की तस्वीरों को देखिए और समझिए, क्योंकि ये तस्वीरें दिलचस्प हैं। ये तस्वीर राजस्थान के 12 जिले की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे। मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। जब वो कुर्सी पर बैठे तो उनके ठीक बगल की सीट पर वसुंधरा राजे बैठी थी। प्रधानमंत्री ने वसुंधरा से बातों का सिलसिला शुरू किया। कुछ वसुंधरा को कहा, कुछ वसुंधरा की सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में क्या कहा, लोगों की दिलचस्पी उससे ज्यादा यह जानने में थी कि प्रधानमंत्री ने वसुंधरा से क्या कहा। यह बड़ा दिलचस्प लोगों के लिए जानना था। बहरहाल इस बातचीत के बीच प्रधानमंत्री का स्वागत शुरू हुआ। वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री को मोमेंटो दिया और इसके तुरंत बाद बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आ गई जो राजस्थान में बीजेपी की घरेलू राजनीति के लिहाज से बेहद खास है। वीडियो में आपको भी दिखा रहा हूं, उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अंता में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मंच पर बड़ी सी माला लेकर आए हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे इसके भीतर एक फ्रेम में एक साथ आ गए। इस बीच प्रधानमंत्री ने वसुंधरा राजे से कुछ हंसकर कहा, वसुंधरा ने भी उन्हें जवाब दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यह वो तस्वीर है जिसका वसुंधरा राजे के समर्थक भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे और आज वो तस्वीर और आज वो केमिस्ट्री इस मंच पर भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा ने इसके बाद रैली को संबोधित भी किया। इस दौरान वसुंधरा ने केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की तारीफ की और राम मंदिर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री के इस दौरान कानून व्यवस्था की बात जरूर की, पर फोकस अपने कोर इशू पर ही उन्होंने रखा। कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को दंगाइयों, अत्याचारियों, अपराधियों के हवाले कर दिया है। आज राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। हमारा राम मंदिर जिसके बारे में सालों से बातचीत चल रही है, आज उसको अयोध्या में बनाकर हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं। गहलोत की अधिकतर जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणा है, वो जमीन पर हमको देखने को नहीं मिलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे ने इससे पहले कभी मंच साझा नहीं किया था। ये दोनों पहले भी एक मंच पर आ चुके हैं, पहले भी एक फ्रेम में दिख चुके हैं, लेकिन जैसी केमिस्ट्री इस बार दिखी वो पहले कहीं मिसिंग लगती थी। अगर हम आपको इन दोनों नेताओं के पहले का और आज का वीडियो एक साथ दिखाएं तो ये बात आप भी नोटिस करेंगे। जरा गौर से इन तस्वीरों को आप देखिए। दो में से एक वीडियो 25 सितंबर का है और दूसरा आज का। 25 सितंबर के वीडियो में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ वसुंधरा राजे मंच पर थी। दोनों एक फ्रेम में दिखाई दिए थे। जयपुर में हुई इस रैली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंच पर बड़ी सी माला मंगवाई थी, लेकिन तब ऐसी तस्वीर नहीं थी। आप बड़े गौर से देखिए, यह है 12 की तस्वीर जो आज की तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और दूसरी तरफ जिसको हमने थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करने की कोशिश की है, यह तस्वीर है 25 सितंबर की। आप देखिए
थोड़ी सी तलखी जरूर दिखेगी बॉडी लैंग्वेज में। और ये देखिए, इस आज की तस्वीर को देखिए, कितनी सहज बॉडी लैंग्वेज लग रही है, बातचीत लग रही है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि तस्वीरें बहुत मायने रखती है और ये तस्वीरें सचमुच बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ बता रही हैं। और ये दो तस्वीरें, ये सितंबर और नवंबर की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपने ये दो तस्वीरें देखी, जबकि आज वो वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ माला के दायरे में नजर आ रही है। पिछली बार वो देखिए, बड़े गौर से हमने वो तस्वीर आपको दिखाई कि किस तरह से वो माला पकड़ रही थी, लेकिन इस बार वो माला के दायरे के भीतर है। तो सियासत में दरअसल इन तस्वीरों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, इसीलिए इस तस्वीर को हमने आप तक दिखाया। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में एक और बात नोटिस करने वाली है। प्रधानमंत्री राजस्थान में वसुंधरा के साथ कई चुनावी रैलियां कर चुके हैं, लेकिन पीएम ने अपने किसी हालिया दौरे में वसुंधरा के साथ वाली इमेज सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की थी। जबकि आज 12 की रैली के बाद प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से वसुंधरा के साथ वाली फोटो पोस्ट की, जिसे वसुंधरा राजे ने भी रिपोस्ट किया। कुछ ही मिनट के बाद अपने एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री के साथ वाली दूसरी तस्वीर भी वसुंधरा राजे ने पोस्ट कर दी। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, वसुंधरा राजे का ट्विटर हैंडल, ये तस्वीरें उनके ट्विटर हैंडल से भी रिपोस्ट की गई, जिसको हम एक्स भी कहते हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे और पार्टी लीडरशिप के रिश्तों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि रिश्तों पर बर्फ जमी हुई है, कुछ लोग कहते थे कि बर्फ पिघल चुकी है। मतलब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फोटो और वीडियो वाला ये रिसेंट डेवलपमेंट हैरान करने वाला है, लिहाजा कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। ये सवाल क्या है, अब एक एक करके आपको वो दिखाते हैं। क्या पीएम मोदी और वसुंधरा राजे की तस्वीर और वीडियो के जरिए बीजेपी कोई मैसेज देने की कोशिश कर रही है? दूसरा सवाल, राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वसुंधरा फैक्टर कितनी अहमियत रखता है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है? यह भी अपने आप में एक बड़ा और अहम सवाल है। तो सबसे पहले बात पहले सवाल की कर लेते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। हमने 2 हफ्ते पहले यानी 7 नवंबर को एक रिपोर्ट दिखाई थी। इसमें हमने बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे का जिक्र किया था। आपको उसी रिपोर्ट का छोटा सा हिस्सा एक बार दिखाते हैं। जाहिर है सर्वे सीक्रेट था, तो इसकी रिपोर्ट भी सीक्रेट ही रखी गई। यह रिपोर्ट खुली पार्टी के चंद बड़े नेताओं के बीच। पड़ताल में यह बात सामने आई कि अगर वसुंधरा को सीएम फेस बनाया जाए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। यानी वसुंधरा को फेस बनाने पर वोट के मामले में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले निर्णायक बढ़त मिल सकती है। बीजेपी की रिपोर्ट जैसे ही दिल्ली पहुंची, इसका असर दिखने लगा। तो हमने 7 नवंबर वाली अपनी रिपोर्ट में ही बता दिया था कि बीजेपी अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है या वो दिखाने की कोशिश करती है या प्रोजेक्शन देने की कोशिश करती है, तो उसे निर्णायक बढ़त मिल सकती है। हमने बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट के हवाले से आपको यह भी बताया था कि बीजेपी राजस्थान में अपनी रणनीति बदल सकती है। सवाल यह है कि पीएम मोदी और वसुंधरा राजे के बीच आज जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उस पर बीजेपी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं है, किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। सब नेता मिलकर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कुशासन को किस तरह उखाड़ सकते हैं, उसके लिए कोशिश करने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, इसलिए पार्टी के नेता भी वसुंधरा का नाम लेने से बच रहे हैं। पार्टी लाइन पर चल रहे हैं, ये ठीक भी है। वैसे जहां तक बात चुनावी राजनीति की है, तो हर जगह कमोबेश एक सी होती है। लेकिन मैं राजस्थान की राजनीति को बेहद करीब से देखता रहा हूं। मैंने ये बात काफी गहराई से महसूस की है। राजस्थान की राजनीति दूसरे राज्यों से कई मामलों में एकदम अलहदा है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन की परंपरा चल रही है। हर 5 साल पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकार तो बदल रही है, लेकिन इनके कोर वोटर इनके साथ बने रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1998 में बीजेपी को 33 सीट मिली थी, तब उसका वोट शेयर 33% था। यह 1998 की बात है। 2013 में कांग्रेस को 21 सीट मिली थी, तब कांग्रेस को भी करीब 33% वोट मिले थे। यानी वोट शेयर में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। आगे देखिए, अगर
अपने सबसे खराब प्रदर्शन में भी दोनों पार्टियों ने वोट शेयर 33% से गिरने नहीं दिया, तो माना जा सकता है कि ये इनके कोर वोटर हैं जो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन यह भी सच है कि हार जीत का फैसला 1 या 1.5% से होता है। सत्ता किसे मिलेगी और विपक्ष में कौन बैठेगा, यह पूरा खेल 1 से 2% वोट से तय हो जाता है। आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में 13 सीट ऐसी थी राजस्थान में जहां हार जीत का अंतर 1% से कम था। 10 सीट ऐसी थी जहां चुनाव नतीजे का फैसला 2% से भी कम वोट से हुआ और 15 सीट ऐसी थी जहां हार जीत 3% से भी कम वोट से हुई थी। तो ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक बड़ी तस्वीर पेश कर रहे हैं। ये कुल मिलाकर 38 सीटें हुई, यानी 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में करीब हर 5वीं सीट पर जीत हार का फैसला बेहद कम मार्जिन से होता है। इन आंकड़ों का वसुंधरा राजे और राजस्थान में उनके सियासी रसूख से डायरेक्ट कनेक्शन है। बीजेपी की इनर सर्कल के कई लोग भी मानते हैं कि राजस्थान में 200 में से 60 यानी करीब 1/3 सीटों पर वसुंधरा सीधा असर डाल सकती है, भले ही वो मार्जिनल असर क्यों ना हो। वसुंधरा बिना बीजेपी को मेजॉरिटी मिलना, सरकार बनाना मुश्किल काम है और कोई मुख्यमंत्री के नाम घोषणा नहीं करेगा तो उसके लिए पहले ही एक डिसएडवांटेज हो जाता है। कोई भी जो नेशनल पार्टी है उनको सोच लेना चाहिए कि हर जगह हम किसी का नाम आगे ना बढ़ाए तो उसमें विपक्ष के लिए आसान हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस तो गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पत्ते खोले बिना आगे बढ़ रही। बीजेपी के पास भी वसुंधरा को छोड़कर ज्यादा विकल्प नजर नहीं आते। इसकी वजह भी है। वजह क्या है, अब एक एक कर आपको वो बताते हैं। देखिए, पॉपुलैरिटी के मामले में वसुंधरा बीजेपी के दूसरे नेताओं से कहीं आगे दिखती हैं। उन्हें राजस्थान की जातीय राजनीति साधने में माहिर माना जाता है और महिला वोटर्स के बीच वसुंधरा काफी लोकप्रिय है। 70 साल की वसुंधरा राजे के पास सियासत का एक लंबा चौड़ा अनुभव भी है। तो ये तमाम बातें वसुंधरा के पक्ष में जाती हैं। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के शासन अमित शाह भी मॉडल के तौर पर पेश कर चुके हैं। हालांकि राजस्थान में बीजेपी सीएम का चेहरा किसे बनाती है और किसे नहीं, यह फैसला बीजेपी के आला नेताओं को करना है। लेकिन आज प्रधानमंत्री के साथ आई तस्वीरों के बाद वसुंधरा और हाईकमान के बीच नाराजगी की बातों को विराम लगता हुआ दिख रहा है और इस विराम के आगे की तस्वीर वसुंधरा के लिए और बेहतर हो सकती है आने वाले दिनों में। हलाल को लेकर देश में पहली बार बहस नहीं हो रही है। पिछले साल कर्नाटक में भी हलाल को लेकर विवाद हो चुका है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेट में आतंकी फंडिंग की बात आने से आपके मन में सवाल उठ सकता है कि हलाल होता क्या है, आखिरकार ये इतनी चर्चा में क्यों है। हलाल अरबी का शब्द है जिसका मतलब जायज होता है, यानी हलाल शब्द का जो मतलब है वो है हिंदी में जायज, यानी वो प्रोडक्ट जिसकी इजाजत इस्लामिक कानून में दी गई हो। हलाल खाने पीने की चीजों को बनाने के प्रोसेस को लेकर जानवरों के वध पर लागू होता है। इस्लाम में हलाल के जरिए ही चिकन या मटन काटा जाता है। हलाल मीट के लिए जानवर का जिंदा होना जरूरी शर्त है। इसके साथ ही जानवर के वध के दौरान शहादा यानी इस्लामी प्रार्थना पढ़ी जाती है। स्लॉटर किसी मुस्लिम द्वारा ही किया जा सकता है। यह तो बात हुई परंपराओं की, लेकिन इसको लेकर बवाल भी शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में। बवाल क्यों हुआ है यह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल कई कंपनियां, जो कि कंपनियां तो नहीं कहेंगे, कई छोटी छोटी कंपनियां जिन्होंने इसके जरिए एक बड़े बिजनेस को हवा दी। कैसे? पिछले 3 दिन से आप हलाल शब्द रह रहकर सुन रहे होंगे। असल में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने के बाद कारोबार पर रोक लगा दिया गया है और तभी से कई शहरों में लगातार छापेमारी भी जारी है। ये छापेमारी कहां हो रही है, किन शहरों में हो रही है, मैं आपको बता दूं। प्रयागराज से लेकर मेरठ और अलीगढ़ से बरेली तक खाद्य विभाग की टीमें दबिश दे रही हैं। फलों की दुकानों, जनरल स्टोर के अलावा मॉल्स और कॉम्प्लेक्स में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की चेकिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैन लगने के बाद यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और स्टोरेज अवैध हो गया है। इसलिए ये रेड्स हो रही हैं
और इसलिए ये लगातार चेकिंग हो रही है तमाम दुकानों में, जिनका जिक्र मैंने किया, जिन शहरों में ये रेड हो रही है। ये इसलिए ताकि कुछ लोग हमें जो अधिकार दिया है हलाल सर्टिफिकेट देने का किसी भी कंपनी को या ग्रुप को, वो भारत सरकार के औद्योगिक मंत्रालय ने उसके नॉर्म्स फॉलो करने के बाद हमें अधिकृत किया है। टेरर फंडिंग का जहाँ तक सवाल है, तो इस बैन के साथ साथ जो योगी जी की सरकार का आया है कि निर्यातक हैं, हलाल मीट या हलाल फूड खाद्य सामग्री के जो निर्यातक हैं, उनको इससे छूट मिलेगी। तो भाई निर्यातक के पास तो ज़्यादा आमदनी होती है, निर्यातकों के पास ज़्यादा पैसा आता है। तो अगर हलाल के नाम से ही कोई कारोबारी, कोई व्यवसायी टेरर फंडिंग कर सकता है, तो निर्यातक ज़्यादा बड़ी मात्रा में कर सकता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन यह भी आप जान लीजिए कि देश में ऐसी कई सरकारी संस्था ऐसी कोई नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती है। कुछ प्रोटेक्ट संस्थाएं हैं जिन्हें बैन कर दिया गया है। ये सर वो गब्बर सिंह ने की, हमारे फोरमैन, और वो पीछे सर वो जो कमर पे हाथ रखा वो सुशील है सर, हेड ऑपरेटर। ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के, यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए निकला जाता है पाइप्स के बीच में से, कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं। एक और दिन इंतजार में बीत गया, 200 घंटे की लक्ष्मण रेखा भी पार हो गई और 10वें दिन भी सुरंग के भीतर से मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। कल भारत की बात में हमने आपको वो 5 प्लान बताए थे जिनके जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। आज हम हर प्लान की स्टेटस रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, वो स्टेटस रिपोर्ट जो कैमरे पर मौजूद है, ताकि आप समझ पाएं कि मजदूर किस हिस्से में है और उन्हें कहां से निकालने की कोशिश हो रही है। एबीपी न्यूज के 3 रिपोर्टर सुरंग के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जहां से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे साथ देखिए सीधे उत्तरकाशी से ऑपरेशन टनल पर ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन टनल किस स्टेज में है? फंसे हुए मजदूरों के हम कितने नजदीक पहुंचे हैं? अभी और कितना वक्त लग सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब से पहले आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देखिए। सुरंग के बिल्कुल बीचों बीच मलबे का ढेर है, 1 इंच की जगह भी नहीं दिखाई दे रही और इसी मलबे के उस पार देश के 41 मजदूर फंसे हुए हैं। इसी मलबे के पार जाने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। लगातार जो एक्सपर्ट हैं, उनकी जो टीम्स हैं वो पहुंच रही है उत्तरकाशी में, और फिलहाल देखिए चॉपर की भी मदद ली जा रही है। जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा टनल साइड से ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जो है हेलीपैड बनाया गया है, टेम्परेरी हेलीपैड बनाया गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी के एक छोटे से हिस्से पर ये हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया जा रहा है और गाड़ियों से टनल तक पहुँचाया जा रहा है। और यहाँ विदेश से सिर्फ एक्सपर्ट नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि विदेशी मशीनों की मदद भी ली जा रही है। सुरंग के हर कोने से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑपरेशन टनल को टकटकी लगाए देख रहे
देशवासियों के मन में सवाल है कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो कोई खुशखबरी क्यों नहीं आ रही? तो खुशखबरी आई है। मजदूरों के बाहर निकलने से जुड़ी कुछ उम्मीदें सामने आई हैं। आज का दिन 21 नवंबर इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 नवंबर को जो श्रमिक थे, जो 41 थे, वो इसमें फंसे थे, लेकिन उनकी जो पहली अच्छी झलक आज सुबह करीबन 4 बजे सामने आई है। यानी कि दिन की शुरुआत ही जो हुई है वो एक अच्छी खबर से हुई है। हम बारी बारी आपको वो उम्मीद दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद मजदूरों के जल्द बाहर आने का भरोसा बढ़ गया है। पहली उम्मीद, ऑपरेशन टनल की पहली उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। अब यही उम्मीद है कि कम से कम ये चीज अभी हुआ तो अब 1-2 दिन में शायद ये लोग भी बाहर निकल जाएंगे। पूरी उम्मीद है। एक सफलता जो हम लोग को चाहिए था वो शायद अब चंद ही घंटों के अंदर अंदर हम लोग को मिल जाएगी। तसल्ली मिली कि शायद यही लोग है, अब अंदर में सब ठीक है, सकुशल है। पहली बार जब सुरंग में फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आई तो सिर्फ परिवार के ही नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का चेहरा खुशी से खिल उठा। स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ, उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। एक एक करके 41 फंसे हुए मजदूरों में से कुल 12 लोग कैमरे पर दिखाई देते हैं। पहली बार ये तस्वीरें बता रही थी कि हालात इतने नहीं बिगड़े हैं। सुरंग में मौजूद हमारे मजदूर फौलादी जज्बों वाले हैं। उन्होंने उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा है। 10वें दिन भी वो धैर्य के साथ बचाव की कोशिशों में साथ दे रहे हैं। नाम नहीं पता। 20 साल। ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। इसके बगल वाला थोड़ा नीचे नवदुर्गा का आदमी है। नंबर पर बताएं, नंबर ए नवदुर्गा। मजदूरों के कुछ परिवार वालों ने भी 6 इंच के पाइप के जरिए बातचीत की। कल्पना कीजिए कितना सुकून पहुंचाने वाला होगा वो लम्हा जब परिवार वालों को सलामती की खबर किसी दूसरे से नहीं बल्कि उसी आवाज के जरिए मिली होगी जो सुरंग के भीतर मौजूद है। दूसरी उम्मीद, टीवी स्क्रीन पर आपको ट्रक पर लदे हुए कुछ पाइप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई आम पाइप नहीं है, ये वो पाइप हैं जो सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का जरिया बन सकते हैं। ये वो पाइप हैं जो ऑपरेशन टनल की दूसरी उम्मीद बन चुके हैं। दरअसल मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे तेज गति से सुरंग के मुख्य दरवाजे से ही चल रहा है। बारी बारी ऐसे पाइप टनल के भीतर ड्रिल किए जा रहे हैं। वो देखिए, वो पाइप्स वहां पर पहुंच गए हैं, वो ट्रक वहां पर पहुंच गया है और अब वो क्रेन एक एक करके जो है इन पाइप्स को निकालेगी और अंदर ले जाएगी। इस तरीके के 10 पाइप्स को जो है कनेक्ट किया जाएगा कम से कम, जिससे कि वो मजदूरों तक पहुंच सके। और एक पाइप को उतारा जाता है, उसको फिर अंदर भेजा जाता है, उसको वेल्डिंग करके एक जो है टनल सी बनाई जा रही है, एक पैरेलल छोटी टनल। और ये पाइप ऐसा है कि इसके अंदर क्रॉल होकर के, यानी कि रेंगते हुए, जैसा कि हम देखते हैं कि रेंगते हुए जो है निकला जाता है पाइप्स के बीच में से, कुछ उस तरीके से जो मजदूर हैं उनको निकाला जाएगा। अब अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस पाइप को देखिए जो सुरंग के भीतर ले जाया गया है। ऐसे 4 पाइप पहले ही सुरंग के भीतर ड्रिल किए जा चुके हैं। ये 5वां पाइप है जिसे ड्रिलिंग के जरिए फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी उम्मीद,
ऑपरेशन टनल की तीसरी उम्मीद बनकर सामने आई हैं ये तस्वीरें। ये उसी सुरंग की तस्वीर है जिसके भीतर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। ये उत्तरकाशी वाली टनल का दूसरा छोर है जो बटकोट की तरफ खुलता है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी बटकोट वाले छोर से सुरंग के भीतर दाखिल हुए। संजय त्रिपाठी बता रहे हैं कि कैसे दूसरे छोर की तरफ से भी ड्रिलिंग की कोशिश शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज़ उस सुरंग तक पहुंच गया है, उसके भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मजदूर फंसे हुए हैं। बड़कोट की ओर की तरफ से मैं यहां इस सुरंग में खड़ा हूं और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के तहत ये पूरी सुरंग बनाई गई है जिसकी लगभग लंबाई 4.5 किलोमीटर है। बड़कोट से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तक सुरंग बनाई जा चुकी है और आप देख सकते हैं आगे तक जहाँ तक देखेंगे आपको ये टनल नज़र आएगी जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाने का काम बाद में होगा जब ये टनल पूरी तरह बन जाएगी। अभी 41 मजदूर उसी सुरंग में फंस गए हैं जहां पर ये रेल लाइन बनाने का काम जारी है। बड़कोट जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां से भी एक पैरेलल टनल बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। ब्लास्ट से इस सुरंग के आगे का रास्ता बनाया जाएगा जिससे उन 41 श्रमिकों तक पहुँचा जा सके। संजय त्रिपाठी बटकोट की तरफ से सुरंग के भीतर सुबह के वक्त दाखिल हुए थे और उस वक्त टनल में ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी, यानी कि मुख्य छोर और सुरंग के दूसरे छोर से रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू हो चुका है। ब्लास्ट हो गया मुकुंद जी, हो गया ब्लास्ट हो गया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। सबसे पहली शंका यह कि सुरंग के भीतर मजदूरों के पास कोई बिस्तर नहीं है, गर्म कपड़े नहीं हैं और वहां तो इतनी ठंड पड़ती है तो अंदर सुरंग के भीतर मजदूरों का क्या हाल होगा। हम इस सवाल का जवाब भी लेकर आए हैं। अभी हम लोग जब 6 इंच का पाइप डाले थे तो उस समय हम लोग वी आर ऑल्सो एग्जामिनिंग कि कैन बी सेंड सम स्मॉल वार्म जो ओढ़ने के लिए चादर टाइप शॉल टाइप होती है। बट जहां तक हमारी जानकारी जब वो ट्रैप दोनों तरफ से होते तो अंदर सर्दी नहीं होती, गर्मी होती है। इवन टनल में जो नॉर्मल इस साइड काम करते हैं तो थोड़ा सा गर्म माहौल रहता है, बाहर आके आपको सर्दी लगती है टनल के। और अब बात करते हैं ऑपरेशनल टनल की उस चौथी उम्मीद की जिसने मजदूरों के जल्द बाहर आने की रोशनी को और तेज कर दिया है। प्लास्टिक की इस 1 लीटर बोतल को देखिए जिसमें गर्म खिचड़ी भरी जा रही है। ये तस्वीर ऑपरेशन टनल की चौथी उम्मीद बन चुकी है। ये कोई आम बोतल नहीं है, ये वो निवाला है जो 9 दिन बाद 41 मजदूरों के पेट तक पहुंचा। सुरंग के भीतर पानी और बिजली तो मौजूद था लेकिन अन्न का दाना नहीं। 9 दिन से मजदूरों को सूखे मेवे और मुरमुरा दिया जा रहा था, लेकिन सोमवार को जब रेस्क्यू टीम 6 इंच मोटा पाइप डालने में सफल हुई तो मजदूरों को खाना पहुंचाने का रास्ता खुल गया। It's fantastic, of course, the news we've had over the last few hours. It's great to see the faces of those men that we're going to bring home. We've got, of course, better food going to them now. We've got communications going to them now. सुरंग के नजदीक बन रही दाल और ये खिचड़ी जब 9 दिन बाद फंसे हुए मजदूरों के पेट तक पहुंची होगी तो किसी अमृत से कम महसूस नहीं हुई होगी। उनके लिए खिचड़ी भी तैयार कर दी गई है। ये आप देख रहे हैं कि ये खिचड़ी जो है इसी को ही किसी बॉटल के जरिए उसमें भरकर और फिर कंप्रेशर के जरिए उन तक पहुंचाया जाएगा। खिचड़ी भी बना है और चावल भी बने हैं। ये चावल भी आप देख रहे हैं बने हैं। इसी तरीके से रोटियां भी जाएंगी, ब्रेड भी जाएगा और जितना भी बड़ा खाना होता है जैसे केले हो गए, सेब हो गए, फ्रूट्स में ये भी भेजे जाएंगे। तो ये तैयारी लगातार चल रही है। देखिए ये पैकेट्स बनाए गए हैं, ये दाल है और ये क्या है? ये दलिया है सर। तो ये दलिया है और ये संतरे भेजे। जी संतरा। और क्या भेजने की तैयारी है? ये पानी की बोतलें हैं। अच्छा, पानी की बोतलें भेजी जाएगी। अच्छा। सूखे मेवे के सहारे आखिर कितने दिन काटे जा सकते थे, लेकिन अब मजदूरों को न सिर्फ गर्म खाना मिला बल्कि केला और सेब जैसे फल भी दिए जा रहे हैं। इसी पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल और चार्जर पहुंचाने की कोशिश भी शुरू हो चुकी है।
सोमवार को भारत की बात में हमने आपको बताया था कि सुरंग के भीतर मुख्य दरवाजे से पहुंचने के अलावा पहाड़ की चोटी से पहुंचने की कोशिश हो रही है। भारी भारी मशीनें पहुंचाने के लिए पहाड़ की चोटी तक बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रास्ता बना रहा है। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता आपको तस्वीरों के जरिए समझा रहे हैं कि रास्ता कहां से बनाया जा रहा है। सामने ये टनल है जहां पर ये काम चल रहा है, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन उसी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे, सहयोगी कैमरा पर्सन मनीष की मदद से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जब आप थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वो जगह है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप करना है और इसी वजह से जो एक पैरेलल रोड थी वो वहां तक पहुंचा दी गई है और अब वो एक बेस, समतल बेस तैयार किया जा रहा है जहां पर ऑगर मशीन को वहां पर सेटअप किया जा सके, क्योंकि वही ऑगर मशीन है जो वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी। मनीष अगर आप इधर से दिखाइए, देखिए वहां से ड्रिल करना स्टार्ट करेगी और सीधे वर्टिकल वहां से नीचे आएगी इस टनल के अंदर और इस टनल के अंदर जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं। सुरंग के ठीक ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए अंदर जाने की कोशिश है और इसी कोशिश का हिस्सा बनकर सामने आई है ऑपरेशन टनल की 5वीं उम्मीद। पहाड़ की चोटी से ड्रिल करना बेहद जोखिम भरा काम है। वहां तक मशीन को पहुंचाना चुनौती भरा काम है और देखिए वो मशीनें मौके पर पहुंचने लगी हैं जिनके जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। देश को इंतजार है फंसे हुए मजदूरों के बाहर निकलने का। उम्मीद है कि कल का सूरज मिशन उत्तरकाशी की कामयाबी की खबर लेकर आए। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। आगे देखिए जगविंदर पटियाल के साथ पब्लिक इंटरेस्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।